बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। रावलपिंडी जीएचक्यू से एक बड़ी खबर आई है कि साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हो गई है और एक मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है और वो अपनी इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट जो है वो मुतलका काम यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पेश करेगी कमेटी। ये मामला क्या है? इसमें फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम है उसके साथ ये सारे इसके टांडे-छांडे जुड़े हुए हैं और इसमें फैज़ हमीद का क्या किरदार है, मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का क्या किरदार है और साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब का इसमें क्या किरदार है, उन्होंने रिकॉर्ड क्यों ज़ाया करवाया जाते-जाते अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले। और फिर यहाँ बरतानवी शहरी है, एक पाकिस्तानी खातून है ज़ाहदा जावेद असलम साहबा, उनसे क्या मांगा था इस सोसाइटी के इवज़ कब्जा लेके देने के इवज़ फैज़ हमीद साहब ने क्या मांगा था और क्या लूट मार हुई थी। ये सारा जो मामला है हम आपके सामने रखेंगे और फिर जो कोर कमांडर मंगला हैं ऐमन बिलाल सफदर साहब, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया ज़ाहिर है, कल भी मैंने उसका जिक्र किया था। ये कौन सी उनकी रिकॉर्डिंग थी गुफ्तगू की, कौन सी रिकॉर्डिंग थी, कौन सी टेप थी जो की गई थी जिसकी बुनियाद पे फौरी तौर पे उनसे ये इस्तीफ़ा लिया गया है। इस बारे में कुछ हकायक हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहले ऐमन बिलाल से शुरू कर लेते चलो, क्योंकि ये एक दिन पुरानी खबर है। ऐमन बिलाल साहब जो हैं सफदर साहब, इनसे ले लिया गया इस्तीफ़ा, यानी इस्तीफ़ा इस सूरत में कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की शक्ल में इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। आपको याद होगा कि जो इफ्तिखार बाबर साहब थे, जो डीजीआईएसपीआर थे मेजर जनरल, उन समेत 12 लोगों को जाते-जाते बाजवा साहब जो हैं वो तरक्की दे गए थे लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे। ये अक्टूबर 2022 की बात है और उस वक्त सारी दुनिया हैरान थी कि आम तौर पे ये होता है कि जो आने वाला आर्मी चीफ होता है उसके लिए कुछ नशिस्तें जो हैं वो छोड़ दी जाती हैं कि वो आएंगे तो फिर अपने हिसाब से तरक्कियां देंगे। उन्होंने ज़ाहिर एक टीम बनानी होती है आर्मी चीफ ने, तो बाजवा साहब वो रास्ता जो है वो बंद कर गए थे जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए और ये 12 बंदे जो हैं मेजर जनरल उनको तरक्कियां दे गए थे और उनमें ऐमन बिलाल सफदर साहब जो हैं ये भी शामिल थे और वो कहा जाता है कि कबल अज़ वक्त तरक्कियां थी। और जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ बने थे ना, तो उन्होंने आते ही 7 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदा पर तरक्की दी थी। यानी राहील शरीफ साहब उनके लिए 6 नशिस्तें जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल की वो छोड़ के गए थे ताकि अपनी मर्जी की टीम बना सके। लेकिन हाफिज आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल पैदा की गई और उनके लिए जब वो आए हैं तो कोई सीट भी खाली नहीं थी लेफ्टिनेंट जनरल की, बल्कि ये कबल अज़ वक्त कर गए थे। और कुछ तो ऐसा भी हुआ कि उनकी तरक्की हो गई थी कुछ मेजर जनरल्स की, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की सीटें नहीं खाली थी और उनके जो ओहदे थे जहां वो काम कर रहे थे उन्हें अपग्रेड कर दिया गया था ताकि वहां लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो काम कर सके। ये करके गए थे वो। ऐमन बिलाल सफदर साहब जो है ना, इनका तल्लक एक गांव है छोरावाला, ये तहसील फालिया है और ज़िला मंडी बहाउद्दीन है, वहाँ से इनका तल्लक है। और इनके जो वालिद साहब हैं, इनके दादा जो हैं वो छोटे मोटे ज़मींदार थे और इनके वालिद साहब जो हैं वो फ़ौज में मेजर थे और इनके एक चचा जो हैं अंकल इनके वो कर्नल थे और एक चचा जो हैं उन्होंने रेंजर्स में खिदमत अंजाम दे रखी हैं। तो ये फिर जनाब फ़ौज में आ गए और जब फ़ौज में आए हैं तो फिर उससे पहले, फ़ौज में आने से पहले जब इनके वाला साहब मेजर के तौर पे काम कर रहे थे तो इनकी जो थी उमर अयूब साहब के साथ, यानी लड़कपन में उनकी दोस्ती थी, क्लास फेलो रहे एक दूसरे के साथ। और जब 9 मई वाला वाक़या हुआ है तो 9 मई वाले वाक़े के बाद जब ये मफरूर हुए हैं, भागे हैं उमर अयूब साहब, तो फिर पता ये चला है कि ये अंदर खाते उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की या उनको बचाने की कोशिश करते रहे और उमर अयूब के कहने पे शायद हमाद अज़हर के साथ भी जो इनके मामलात थे वो कुछ ऐसे ही थे बचाने। और फिर कुछ और लोग भी जिनके बारे में पता चला है कि जिनके बारे में ये समझ रहे थे मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब ये बराह रास्त मुलव्वस नहीं है, तो इनके साथ जो है वो नहीं करना चाहिए जो लोग बराह रास्त मुलव्वस हैं। और इमरान खान अगर ज़िम्मेदार है, मास्टरमाइंड है सारी प्लानिंग का, तो उसको पकड़े, लेकिन ऐसे लोगों को शायद वो कह रहे थे कि ना पकड़ा जाए। इस तरह की इनकी जो थिंकिंग जो है
इस तरह की थी। और फिर जो 9 मई को जो कोर कमांडर लाहौर थे ना, सलमान फयाज गनी साहब, उनके साथ भी इनके बड़े अच्छे तल्कात जो कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे तल्कात हैं। और आसिफ गफूर साहब के साथ भी इनकी दोस्ती जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के इस वक्त करता धरता है, और उनके बारे में अफवाहें जो हैं वो गर्दिश में हैं। वतइज़ो मंतशा वतज़िल्लो मंतशा वाले वो जो साहब हैं, उनके बारे में भी, उनके साथ भी इनकी दोस्ती है, और वो सलाह मशवरे एक दूसरे के साथ ये करते रहे हैं। पता ये चला है कि कोर कमांडर्स मीटिंग में ये इमरान खान की वकालत नहीं करते थे, लेकिन आर्मी चीफ की पॉलिसियों पे ये बड़ी तनकीद करते थे। और इनका ख्याल ये था, जो बताया जा रहा है, कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते, और चंद एक लोग हैं जिनके साथ वो मशवरा करते हैं। और पता ये भी चला है कि ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनना चाहते थे, कि मुझे GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दिया जाए, जो आर्मी चीफ के बाद कहा जाता है कि बड़ा अहम ओहदा है। और वजह इसकी ये सोच इनकी ये है, जब बताई जा रही है कि जनाब, क्योंकि 2025 में जब आर्मी चीफ की तब्दीली होती है जो नहीं होती, ये कल भी मैंने जिक्र किया था, तो उस वक्त मैं जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इस फौज के, उनमें मैं शामिल हूँगा। तो मुझे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अगर लगा दिया जाए, तो मेरा जो चांस है तरक्की का आगे, यानी 4 स्टार जनरल बनने का, वो बड़ा रोशन हो जाएगा। लेकिन इनकी दाल नहीं गिली। इन्होंने सिफारिश करवाने की कोशिश की, अंदर खाते कोई लॉबिंग शाबिंग की या जो भी किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। ये बात ये एक तरह से कह लें आप दिल में रख के बैठे हुए थे कि शायद जो आसम मुनीर साहब हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, और आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुझे इसलिए नहीं लगाया गया। लेकिन जो मंगला की कोर है वो बड़ी अहम बुनियादी जो कोर्स हैं पाकिस्तान की, उनमें एक वो कोर है, उसमें शुमार होता है उसका, तो वो भी एक बड़ा ओहदा था। और दूसरी बात यह है कि कल मैंने अपने विलाग में ये कहा था कि जनाब तुसी दसो सिद्धी गल, कोई माली बेजाबतगियां कोई गड़बड़ हैगी है तो तुसी किहड़े चक्करां 'च पए हो, क्यों नहीं DGISP दसदा। तो मैनू एक बंदे का दोस्त का फोन आया, तो उन्हें कहा यार इदां ना गल्लां करया कर, तो गल सिर्फ इन्नी हैगी है कि कोर कमांडर हाउस जो है मंगला का, वो इनके दौर में वो तामीर हुआ, और पता ये चला है कि वहाँ जो कोई माली बेजाबतगियाँ हुई हैं, और वहाँ फिर कोर में कोई 20-25 करोड़ रुपए के घपलों शपलों की बातें भी हैं, वो भी सुनने में आ रही हैं। और असल जो फौरी इस्तीफे की वजह बनी, या फौरी कबल गिरफ्तारी रिटायरमेंट की वो दरख्वास्त की जो वजह बनी, वो ये है कि कुछ अरसा कबल ये सऊदी अरब गए थे अपनी फैमिली के साथ उम्रा की अदायगी के लिए, और वहाँ जिस होटल में ये ठहरे हुए थे, वहाँ एक साहब जो है इनसे मिलने के लिए आते हैं, और वहाँ ये हाफिज साहब के खिलाफ खुल के बातें करते हैं कि जनाब ये क्या फ़ौज को टक्कर गया है। और फिर जनाब देखें फ़ौज और अवाम के दरमियान जो कशीदगी है उसकी वजह हाफिज साहब हैं, और कई लोगों की वकालत करने की कोशिश की, और कुछ लोगों की तारीफ़ भी की इन्होंने, अपने जो फ़ौज के अंदर कुछ लोगों की तारीफ़ भी की, उनके ज़हन के बारे में बताया कि वो क्या सोच रहे हैं, और अपने बारे में इन्होंने जो बताया खुल के कि जनाब मैनू ये बंदा हाफिज साहब जिन्होंने इन्हों दी पॉलिसियां पसंद नहीं हैगी, और साडी गल भी नहीं सुनता, साडा मशवरा नहीं करता। उसमें कुछ और भी बातें होंगी, वो जो गुफ्तगू थी वो टैप हो जाती है। अब वो पता नहीं किसने की, कैसे की, लेकिन वो पहुंच जाती है आर्मी चीफ तक किसी न किसी अंदाज में। तो जब फिर ये भाई साहब वापस आते हैं, फिर इनको बुलाया जाता है GHQ में, और इनको वो जो गुफ्तगू है वो सुनाई जाती है कि जनाब ये फ़ौज के अंदर रह के आप लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे और एक कोर को कमान कर रहे हैं, तो इस तरह की गुफ्तगू का क्या तुक बनता है। तो भाई साहब के पास तो उसकी कोई वजाहत नहीं थी। वो पैसों वाले मामले पे वजाहत थी कि जनाब मैं किहड़ा घर लै गया कोर कमांडर हाउस, उत्थे रह जाना ना अगर मैं पैसे लगवाए ने। वो बहरहाल बेज़ाब्तियों वगैरह की बात शायद जो भी है, वो आर्डर पैरे शहरे जो भी हैं, वो बाद में सेटल भी हो जाते हैं। तो वो फिर इन्हें कहा गया कि भाई साहब या तो फिर कोर्ट मार्शल के तैयार हो जाए, या फिर आप जो है कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले जाएँ, और ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि जनाब आप जो है तीसरे या चौथे सीनियर तरीन उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल होंगे नवंबर 2025 में। तो फिर इन्होंने यही बेहतर समझा अहमद बिलाल सफदर साहब ने कि जनाब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो फिर ये रिटायरमेंट दे गए हैं, दरख्वास्त दे दी है। तो ये सारा मामला हुआ है। असल जो खराबी पैदा हुई ना, वो कोर कमांडर्स मीटिंग में जो बात होती है वो बताया जा रहा है
کہ اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. وہ سب کو موقع دیا جاتا ہے. جناب کھل کے بات کریں, عام طور پہ جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں, جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں, وہ اختلاف بہت کم کرتے ہیں اپنے آرمی چیف کے ساتھ, لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو اس پہ کچھ نہیں ہوتا. وہ تحریری بھی منگوا لیتے ہیں, جناب تحریری طور پہ آپ رائے دے دیں, جو بھی وہاں میٹنگ میں ان کا طریقہ کار ہوگا. تو لیکن اگر اس اجلاس کے باہر وہی باتیں دہرائی جائیں اور ایک طرح سے لابنگ کی جائے, تو پھر وہ ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. اور ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں, یہ بھائی اس خیال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب حافظ صاحب کمزور ہو رہے ہیں, اندر ہمارے لوگ ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی صاحب وہ جو آپ کے قریبی لوگ تھے نا, انہوں نے وہ ان کو اہم عہدوں سے ہٹا دیا تھا, ان کو پڑھانے پہ لگا دیا تھا انہوں نے. اور پھر یا پھر جیسے کور کمانڈر لاہور جو تھے, وہ رشتہ دار بھی تھے بندیال صاحب کے, تو وہ لوگ بھی گھر چلے گئے, جو کنٹرول نہیں کر سکے, اپنے گھر کو نہیں بجھا سکے آگ سے. تو پھر حافظ صاحب کی جو کمزوری والی بات ہے نا, یہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, یہ جو استعفیٰ ہے یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہے, کہ حافظ صاحب کو جو کمزور کرنے کی خواہش پال رہے تھے نا عمران خان صاحب, وہ اب جو ہے ان کا جو پلان ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے. چوپٹ کیا ہو گیا ہے, وہ ختم ہی ہو گیا سمجھ لیں آپ. وہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو شیر افضل مروت صاحب بیان کرتے ہیں. اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے کیا چول ماری ہے آپ کو ہی پتہ ہے. وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی عرب جو پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے کر رہا ہے نا, یہ اس لیے کر رہا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی شریک تھا عمران خان کو گھر بھیجنے میں. بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب جو سعودی حکومت ہے, جو سعودی کام ہے, اور سفارت خانہ جو ہے سعودی عرب کا, تو انہوں نے اس شیر افضل مروت صاحب کی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ پاکستان کی سیاست میں آپ حکومت کو گھسیٹ رہے ہیں, سرمایہ کاری کو گھسیٹ رہے ہیں. تو اس لیے شاید پی ٹی آئی کی جو سرکاری سطح پہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا. لیکن یہ باز نہیں آتے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسی بات کرنی ضرور ہوتی ہے, حرکت کرنی ضرور ہوتی ہے. اب آتے ہیں جناب راولپنڈی جی ایچ کیو نے ایک انکوائری لگا دی ہے. وہ کہتے ہیں جناب خود احتسابی کا عمل ہم نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, اور فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, ان کے خلاف ایک انکوائری لگا دی. اور میجر جنرل صاحب ہیں, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے, جو انکوائری کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی آرمی چیف کو, اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی حکم ہوگا اس رپورٹ کے مطابق وہ جاری کیا جائے گا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا 2017 کا یہ اصل میں معاملہ ہے. یہ ایک ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم ہے اسلام آباد میں, تو اس کا ایک پھڈا تھا. اور پھڈا یہ تھا کہ ایک خاتون ہیں جو انگلینڈ کی شہری ہیں, ان کا نام ہے زاہدہ جاوید اسلم. وہ جناب کہتی ہیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ میں نے بنائی تھی, اور معز خان جو ہے ایک میرا ملازم تھا, نوکر تھا, لیکن اس نے جعل سازی کی, اور جعل سازی کے ساتھ وہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ اپنے نام اس کا انتقال کروا لیا, اور مجھے کوئی پیسہ پوسہ نہیں دیا جا رہا, جو بھی مال ہے وہ خود کما رہا ہے. تو اس نے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, ان کو بھی ایک سو موٹو کے لیے درخواست دی تھی. تو پھر وہ جو خاتون ہیں ان نے خود ایک انٹرویو میں کیمرے کے سامنے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جناب میں نے کسی طریقے سے جو ڈی جی آئی ایس ہیں فیض حمید صاحب, ان سے رابطہ کیا تھا. تو فیض حمید صاحب نے پھر جناب اس کے بعد پھر جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوا اور انہوں نے کیا ان سے کہا تھا فیض حمید صاحب نے. یہ ایک مئی 2017 کو ایک خبر چلتی ہے ایک ٹی وی چینل پہ کہ پاکستان رینجرز اور آئی ایس آئی نے ایک مشترکہ آپریشن کیا ہے دہشت گردوں کے خلاف, اور ایک شخص جو ہے اس کے وہ یہ ہاؤسنگ جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ والی بات ہے, تو اس کے دفتر پر چھاپا مارا گیا ہے, اور ایک شخص جو ہے اس کے گھر پہ کئی ایک گھروں پہ ایک غلط جگہ پہ بھی چھاپا پڑ گیا تھا جہاں سے یہ خبر لیک ہوئی تھی. تو وہ وہاں جناب چھاپا مارا گیا ہے, اور وہ دہشت گرد پکڑ لیے گئے ہیں, اور دہشت گردی کی جو وہ ہے وہ مقدمہ شقدمہ بھی جو ہے وہ درج ہو گیا. یہ 2017 کی بات ہے, اور اس میں جو مین ملزم بنایا گیا وہ وہی ہے جس کا نام ہے معز اکبر. معز اکبر جس پر الزام لگاتی ہیں زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ کہ یہ جناب میرا یہ اس نے میرے جو ساری سوسائٹی ہے یہ ہڑپ کر گیا ہے. اب جو زاہدہ اسلم صاحب کی ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ فیض حمید صاحب کے ساتھ, تو یہ خود
भोलपन में पता नहीं कैसे वो बयान फरमाती हैं कि जनाब उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये जो उसका लुबे लबाब है कि जनाब वो कब्ज़ा तो हो गया आपकी सोसाइटी में, चलो हम आपको छुड़वा देते हैं कब्ज़ा, तो ये आप हमें दे दें। अब खातून ये कह रही है कि वो उनको ये समझे शायद वो मांग रहे हैं आर्मी के लिए कि फ़ौज को दे दें, फ़ौज की खिदमत कर दें आप। तो वो फ़ौज की खिदमत के लिए खातून जो है वो तैयार भी हो गई और फिर ये छापे-छुपे मारे जाते हैं, हटा लिया जाते हैं इनको। अच्छा पता नहीं क्यों मैं मोइज़ अकबर कह रहा हूँ, मोइज़ खान उनका नाम है। जो मोइज़ खान साहब हैं, उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें वो हो जाते हैं बरी। और फिर बरी जो हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनके कोई तल्लुकात होंगे, इतनी बड़ी वो सोसाइटी जो है वो रन कर रहे थे। तो उनके एक कज़न हैं, वो खुद ये कहते हैं कि मेरे कज़न थे ब्रिगेडियर, उनके ज़रिए फैज़ अमीर साहब ने मुझे बुलाया या मैंने फैज़ अमीर साहब से राब्ता किया कि वो रेंजर्स और आईएसआई के लोग थे और मैंने अर्ज़ किया कि वो जो खातून है ज़ाहदा जावेद असलम, उनके कोई पीछे डोरियाँ हाथ-हूथ हिलाने से वो सारा मामला जो है वो हुआ था। और साकिब निसार साहब जो हैं वो इस तरह इस मामले में थे कि वो खातून जो हैं उन्होंने साकिब निसार को भी एक दरख्वास्त दी थी खुद नोटिस के लिए और उन्होंने ह्यूमन राइट्स साइट पे उसको टेकअप भी किया था और अपने चैम्बर में उसको सुना था। तो एफआईए से रिपोर्ट वगैरह ही मांगी गई थी। तो जो रिपोर्ट आई थी उसमें कोई चीज़ निकली नहीं उस बंदे के खिलाफ, तो फिर वो डिस्पोज ऑफ हो गया था। और जो बंदा है मोइज़ खान, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने नवंबर 2023 में। तो वो जनाब कादी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मनीला के बेंच में लगती है। और वहाँ वो जब रिकॉर्ड मंगवाते हैं, पता चला जनाब साकिब निसार साहब भी इसको सुनते रहे हैं और आखिरी दिन जो है ये डिस्पोज ऑफ करके चले गए। तो उनका जनाब रिकॉर्ड मंगवाएं तो जो रजिस्ट्रार है मुतलका वो कहते हैं जनाब वो तो आर्डर कर गए थे कि ये रिकॉर्ड जो है ये तल्फ कर दिया जाए, यानी ये रिकॉर्ड जो है वो मौजूद ही नहीं, ज़ाय करके हुए हैं ये जो साकिब निसार साहब थे। तो वो जनाब फिर वो जो अपने ब्रिगेडियर कज़न के ज़रिए जो मुइज़ खान है वो राब्ता करते हैं DGISI से फैज़ हमीद साहब से। और उसमें जो उनके भाई हैं सरदार नजफ़ साहब, वो भी जो हैं वो उनका भी एक किरदार है। तो वो जाके मिलते हैं उनसे, उनका जनाब देखें बड़ी ज़्यादती हो, हाँ ठीक है जनाब। तो फिर ये है कि जो आप कह रहे हैं कि 400 तोले सोना आपका वो लेके गए हैं, चोरी करके ले गए हैं, जो छीन के ले गए हैं रेंजर्स और आईएसआई के लोग, और फिर कुछ नकदी की बात कर रहे हैं आप, तो इनको तो आप जाएँ भूल, ये नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, बाकी कुछ चीज़ें जो हैं, वो मैं कह देता हूँ, वापस करवा देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में मोइज़ खान ने दरख्वास्त दी थी, उन्होंने में आईएसआई के एक अफ़सर थे, अब फ़ारिग हो चुके हैं, इर्तज़ा हारून थे, सरदार नजफ़ और वसीम ताबश, ज़ाहिद महमूद मलक, मोहम्मद मुनीर, वो जनाब इन्होंने टॉप सिटी जो है मेरा वो कहते हैं स्कीम है, उस पे इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। और फिर जब आईएसआई वालों से बात होती है, DGISI से बात होती है, तो फिर वहाँ जनाब कहते हैं कि जनाब हमें जनाब दें आप 4 करोड़ रुपए नकद। वो कहते हैं मेरे पास सबूत है उसके। और फिर एक टीवी होता था आप टीवी, तो उसको भी ज़रा आप स्पॉन्सर करें, उनको भी पैसे-पूसे जो हैं वो लगाएँ। तो ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चले गए थे काज़ी साहब की अदालत में। तो वहाँ ये मामला खुला कि जनाब ये जो फ़ोरम है सुप्रीम कोर्ट, ये मुनासिब फ़ोरम नहीं है इस काम के लिए, दादरसी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हुकूमत को दरख्वास्त दें, वज़ारत दिफ़ा को दरख्वास्त दें कि जनाब ये जो फैज़ हमीद साहब है ये हमारे साथ गड़बड़ कर गए हुए हैं और 400 तोले सोना और करोड़ों रुपए और 4 करोड़ रुपए नकद वगैरह वगैरह। तो वो जनाब आप वहाँ दरख्वास्त दें। तो अटॉर्नी जनरल ने वहाँ ये यकीन दहानी करवा दी कि ठीक है जनाब, अगर ये दरख्वास्त देते हैं ना वज़ारत दिफ़ा को, तो इस पे कार्रवाई की जाएगी। वो अब यही दरख्वास्त दे देते हैं वज़ारत दिफ़ा को। अब पता ये चला है कि वज़ारत दिफ़ा ने अपने तौर पे कोई इब्तदाई इंक्वायरी जो की है, वज़ारत दिफ़ा यानी रावलपिंडी वालों ने ही, वज़ारत दिफ़ा का तो अभी नाम ही है, असल तो जो भी कर रहा होता है वो रावलपिंडी से हो रहा होता है, GHQ से। उन्होंने जो इंक्वायरी की है ना इब्तदाई, उसमें ये लग रहा है कि जो मोइज़ खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो काफ़ी हद तक उनमें सदाकत पाई जाती है। तो जिसके बाद आला सतह पर ये फैसला किया गया कि इस मामले की जो है ये इंक्वायरी करवाई जाए और उसके लिए ब्रिगेडियर की सतह का एक अफ़सर जो है उसको मुकर्रर कर दिया गया है।
انکوائری کے لیے، انکوائری ہیڈ، اور پھر وہ انکوائری کریں گے۔ فیض حمید صاحب کی تلوی ہوگی، اور جو ان کے بھائی ہیں سردار نجف صاحب، ان کی بھی تلوی ہوگی۔ سردار نجف صاحب کا کہتے ہیں جناب بڑا کردار ہے اس میں، اور سردار نجف صاحب بعد میں موز خان کو یہ منتے شنتے کرتے ہیں، ترلے شرلے کہ جناب بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا میرا، تو میں تو سالچی کروانے کے لیے تیار ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ صاحب جو ہیں موز خان صاحب، وہ اپنی بات پہ جو ڈٹے ہوئے ہیں جناب نجف حمید صاحب نے میرا رگڑا نکالا، میری ہاؤسنگ سوسائٹی پہ قبضہ کیا، اور خاتون کو آفر کی کہ جناب آپ کو ہم قبضہ لے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں دے دینا، بعد میں ہم اس کا نظام چلا لیں گے۔ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں اس میں سارے معاملے میں۔ تو پھر اگر یہ انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور جو انکوائری کا آپ کہہ لیں کہ جو خبر آئی ہے، خبر کہاں سے آئی ہے؟ وہیں سے آئی ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا پھر انکوائری کے بعد ان کے خلاف رپورٹ سبمٹ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف جو یہ انکوائری ہے، اس کا کوئی نتیجہ جو ہے یہ آ سکتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، پہلی دفعہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈالا ہے فوج نے فیض حمید صاحب پر۔ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں جناب، فیض حمید کو کوئی نہیں پوچھتا، فلاں کو کوئی نہیں پوچھتا، باجوہ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب فیض حمید صاحب کو تو پوچھنے کا انہوں نے کر لیا فیصلہ، اور عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھ کے جو سازش تیار کر رہے تھے نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو حافظ صاحب ہیں ان کی گرفت جو ہے فوج پہ وہ کمزور کی جائے، کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے، کبھی کسی کی طرف دیکھتے تھے، کبھی کسی کی طرف دیکھتے تھے، وہ سارا پلان جو ہے ان کا وہ ہو گیا سبوتاژ، وہ گیا تانے بانے گئے نہیں ٹوٹ۔ اب حافظ صاحب جو ہے وہ مزید مضبوط ہوں گے، اور جو ایمن بلال صاحب کا استعفیٰ ہے یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔